जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनडीए के एग्ज़ाम यानी कि जो आपका सिलेबस है उसमें जीएटी का क्या पोर्शन है या जीएटी का क्या रोल होता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपको आगे चल के इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। तो पहले हम लोग फोकस करते हैं जीएटी पे, यानी जीएटी है क्या और एनडीए के रिटन एग्जाम में जीएटी का कितना वेटेज है। तो चलिए आइए बोर्ड पे देखिए, जो एनडीए का आपका सिलेबस है उसमें जीएटी का जो रोल होता है यानी जीएटी से जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके 600। ठीक है, 600 नंबर का जीएटी आपसे पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो रहेगा आपका इंग्लिश, उसके बाद आप जीएस इसको बोल सकते हैं, जनरल स्टडीज़, लेकिन इसमें भी आपकी कई चीज़ें डिवाइड होती हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आपका साइंस में भी हम आपको लेके चलेंगे तीनों चीज़ों में, जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका हो जाएगा बायोलॉजी। ठीक है, ये हो गया साइंस में, यानी तीनों साइंस आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जैसे एयरफोर्स में होता है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, कि केवल फिजिक्स आप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आपको तीनों साइंस पर फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद होगा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, और ये आपका हो गया जियो यानी कि ज्योग्राफी, और साथ में होगा आपका करंट अफेयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। यानी जीएटी में जो आपका पेपर होता है वो 600 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइंस में जो हम सबसे पहले देखेंगे साइंस, ठीक है, यहाँ से आपको 200 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो साइंस में सबसे ज़्यादा जो हमें फोकस करना है या पढ़ना है वो है फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स से ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ हमें बायोलॉजी भी पढ़नी है और केमिस्ट्री भी पढ़नी है। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा कि अगर हम कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए होता है। एनडीए का 900 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, यानी आपके 300 जो क्वेश्चन होते हैं वो मैथमेटिक्स के होते हैं और 600 क्वेश्चन जीएटी के होते हैं। तो आपको 900 में 900 नहीं लाना है। आपको ये पता होगा कि जो एनडीए का एग्ज़ाम है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कराया जाता है। अगर आप यहाँ पे 50% भी टारगेट करते हैं, यानी कि 900 नंबर में से अगर आप 450 प्लस भी लाते हैं, इट मीन्स आप रिटन क्वालिफाई कर जाएंगे। कभी कभी मेरिट तो एनडीए की आपकी 350 और 300 तक भी जाती है, पर हमें इतना कम नहीं सोचना है। हमें अपना टारगेट लेके चलना है कि हम 900 में से यानी 450 प्लस लाएंगे। बाकी तो चाहे 200 मेरिट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 200 जाएगी तो अच्छी बात है। अगर हम पहले 250 300 सोच के चलेंगे और कहीं जाके मेरिट 400 चली गई तो हमारा तो रिटन क्वालिफाई होगा ही नहीं। तो हम टारगेट लेके चलेंगे अपना 450 का। तो ठीक है, तो साइंस में हम सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे? फिजिक्स पे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके फिजिक्स के ज़्यादा होती हैं। बायोलॉजी भी आपको थोड़ा पढ़ना है और केमिस्ट्री भी पढ़ना है। ठीक है, फिर अब आते हैं हम इंग्लिश। देखिए, अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इंग्लिश से बच नहीं सकते, और आपका ये बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि यहाँ सीधे 200 नंबर आपको इंग्लिश से मिलते हैं। ठीक है, यानी पूरा 200 नंबर का जो आपका जीएटी में पोर्शन है वो इंग्लिश का होता है। और आगे चल के आपको एसएसबी इंटरव्यू भी देना है, तो एसएसबी इंटरव्यू में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो रहने दीजिए, फिर आप एनडीए का फॉर्म मत ही भरिए। तो इस पर वर्क करिए, आप इसको लर्न करना स्टार्ट करिए, सीखिए, यानी बोलना और लिखना दोनों आपको सीखना पड़ेगा। इंग्लिश का हो गया आपका 200 मार्क्स। फिर आते हैं हम जीएस में। जीएस में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होता है यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आते हैं? आपके ज्योग्राफी से। ठीक है, तो इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो मिलते हैं आपको हिस्ट्री से, और उसके बाद जो क्वेश्चन होता है आपका
पॉलिटी से, ठीक है। और आपका इकोनॉमिक्स का बहुत छोटा पोर्शन होता है, ठीक है, यानी आप इसे इकोनॉमी बोल सकते हैं, बहुत छोटा पोर्शन होता है। नियर अबाउट आपको 1, 2 या 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आप सपोज करिए अगर 3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अगर आप उसमें से एक सही कर ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है तो मैं इसको पढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो 200 में से 200 करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि आप 200 से 200 नंबर पा जाएंगे। अब हम चलते हैं करंट अफेयर पे, ठीक है। ये एक मेजर पोर्शन बना हुआ है। मेजर पोर्शन का मतलब क्या है? अब जो कंपटीशन का लेवल है वो जीएस में जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको करंट अफेयर से कोरिलेट कर दिया जाता है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, ठीक है। तो पहले क्या था, पिछले साल यानी कुछ पिछले साल की हम बात करें या उससे भी 2019, 2018 की बात करें, करंट अफेयर का इतना वेटेज नहीं था एग्जामिनेशन में। लेकिन अब आप चाहे कोई भी कंपटीशन ले लीजिए, उसमें करंट अफेयर का वेटेज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन करंट अफेयर से ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए। तो आप करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि ज़्यादातर जो जीएस के क्वेश्चन होंगे आपको यहीं से कोरिलेट होकर मिलेंगे। तो हमने ये सारी चीज़ें अपनी डिस्कस कर ली, मतलब कि जीएटी में क्या रोल है, एनडीए में, ठीक है, एनडीए में जीएटी का क्या रोल है। अब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीएटी में जो सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, वो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी आपको बताया है कि इसका वेटेज कम होता है। वेटेज कम होता है इसका मतलब हम उसे छोड़ नहीं सकते, फिर भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर एक चीज़ आपको समझना है। और ये नहीं होता है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आएगा ही, लेकिन जो आता है उसको समझने के लिए आपको वो सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इस पर। जैसे कि देखिए, आप समझ लीजिए ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका इकोनॉमिक्स और एक होता है आपका इकोनॉमी, ठीक है। लोगों को अभी यही पता नहीं होता है, या आपको भी अभी ये पता नहीं होगा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी अलग अलग होता है। इसे हम बोलते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। ये क्या है आपका अर्थशास्त्र, और ये क्या होती है अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस पे हमें देखना है ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इकोनॉमिक्स हम क्या जानें कि इकोनॉमिक्स आखिर होता क्या है, ठीक है। क्या होता है इकोनॉमिक्स? जिसमें इकोनॉमिक्स हम उसे बोलेंगे जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अब आर्थिक गतिविधियां क्या होंगी ये भी आपको मालूम नहीं होगा, तो मैंने कहा है कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपको शब्दों को समझना है। अगर आपने जो शब्द है या उनका अर्थ समझ लिया, समझो सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब आपके एग्जाम में उसकी डेफिनेशन नहीं आएगी कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। जहाँ से क्वेश्चन आएंगे मैं वहाँ नोट डाउन करवाऊंगी और वहाँ पे नोट्स भी लिखवाऊंगी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। लेकिन जहाँ क्वेश्चन आते हैं उन चीज़ों को समझने के लिए आपको यहाँ समझना जरूरी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है आप लोग लिखते जाइएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, क्योंकि अगर सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अर्थशास्त्र क्या हुआ? अर्थशास्त्र का मतलब जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे आप अर्थशास्त्र कहते हैं। अब आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, ठीक है। अब आर्थिक गतिविधियां आप किसे बोलेंगे? अब इसकी भी आपको डेफिनेशन चाहिए। तो आर्थिक गतिविधियों में जिसमें लाभ या हानि की बात की जाती है, कोई भी गतिविधि आप ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई भी काम करते हैं जिसमें आपको थोड़ा प्रॉफिट हो जाए या थोड़ी लॉस हो जाए, उसे क्या कहेंगे आप? आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। देखिए अर्थशास्त्र जो होता है यानी जो इकोनॉमिक्स है एक अधूरा वर्ड है। इसमें जब किसी देश, किसी राज्य या किसी संगठन का नाम जुड़ता है तब ये पूरा होता है। जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था या किसी कंट्री की इकोनॉमिक्स या किसी संगठन या किसी राज्य यानी स्टेट की इकोनॉमिक्स, तो हम इसे ऐसे बोले। हर एक व्यक्ति की इकोनॉमी होती है। जैसे आपकी एक इकोनॉमी है, आपके परिवार की एक इकोनॉमी होगी, मेरी एक इकोनॉमी है, और एक संगठन या एक कंपनी की अपनी इकोनॉमी होती है। तो एक छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक आपकी इकोनॉमी चलती है, ठीक है।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे, हमने आर्थिक गतिविधियां देख ली। आर्थिक गतिविधियों का आप लोग मतलब समझ गए होंगे कि जिसमें प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए वो क्या होती है, आपकी आर्थिक गतिविधियां होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था क्या है, ये एक अधूरा वर्ड है, यानी हम अर्थशास्त्र मैंने बोल दिया तो किसके संदर्भ में मैंने बोला, किसी देश के, किसी संगठन के, या किसी राज्य के, या किसी कंपनी के संदर्भ में भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, किसी देश की आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, उनका व्यापारिक क्षेत्र, उनका आयात, उनका निर्यात, उनकी राष्ट्रीय आय, तो ये उनकी आर्थिक गतिविधियां हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से हमने अपना नेशनल इनकम निकालते हैं आर्थिक गतिविधियों के समय। तो अब हम बात करेंगे, अर्थशास्त्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे, दो। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी दो, उसको हम लोग जनरली पढ़ने के लिए, नॉर्मल पढ़ने के लिए इसको लिख लेते हैं कि अर्थशास्त्र आपका दो प्रकार का होता है, जैसे कि आपका समष्टि अर्थशास्त्र और आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अब इसमें आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस इतना दिमाग में रख लीजिए कि दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब जैसे कि आप कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र किसे बोलेंगे, जिसमें किसी देश की संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन किया जाए या पूरा अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाए, उसको आप समष्टि अर्थशास्त्र बोल सकते हैं। और जिसमें मतलब किसी क्षेत्र विशेष, किसी एक कंपनी या किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन किया जाए, वो क्या हो जाएगा, आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियां हैं उनको हम, अब आपने कहा था मैंने अर्थव्यवस्था की गतिविधियां या आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया होने के लिए, कोई भी आर्थिक क्रिया अगर होगी, जैसे आप कहीं काम करने जा रहे हैं या कोई बिल्डिंग बनाएंगे, तो कोई आर्थिक क्रिया होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे आर्थिक क्रियाओं के तत्व यानी फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो इनके जो फैक्टर होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, पहला जो आपका फैक्टर होगा वो होगा आपका निवेश। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट, आप समझ ही रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई भी आर्थिक क्रिया करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, उत्पादन होगा, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपका क्या हुआ, उत्पादन हुआ। अब जब अब उत्पादन हो जाएगा तो उसका विनिमय होगा, यानी उसे आपको सेल भी करना होगा। तो फिर हम बात करेंगे विनिमय की। ठीक है, विनिमय के बाद होता है उपभोग, मतलब अगर आपने कोई चीज खरीद ली तो अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, उसका उपभोग करेंगे, मतलब उसका उपयोग करेंगे। तो ये हो गया उपभोग। मैंने आर्थिक क्रियाओं के 4 फैक्टर मैंने आपको बता दिए। अब आगे हम बात करेंगे उत्पादन पे। सबसे पहले हमें उत्पादन पे बात करनी है कि उत्पादन कैसे होगा। ठीक है, तो किसी चीज का उत्पादन करने के लिए उसमें भी आपके 4 ही फैक्टर होते हैं या 4 जरूरी चीजों पे हमें बात करनी होती है। तो अगर हम किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, उत्पादन कैसे होगा, सोचने से तो हो नहीं जाता है उत्पादन। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें उसमें 4 फैक्टर होते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। उत्पादन के लिए आपको जरूरी होती है या आपका सबसे पहले होता है श्रम। ठीक है, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो भूल जाइएगा कि आप कुछ उत्पादित कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली बात है, आप खुद ही सोचिए कि अगर आप जब मेहनत ही नहीं करेंगे या किसी से करवाएंगे नहीं मेहनत, तो कैसे उत्पादन होगा, सोचने से होगा क्या, नहीं होगा ना। तो चलिए, ठीक है, तो आपका श्रम हो गया। उसके बाद होती है भूमि। आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं पर कहाँ मेहनत करेंगे, उसके लिए आपको एक भूमि या लैंड की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, लैंड हो गया। उसके साथ साथ अब चाहिए हमें पूंजी। ठीक है, पूंजी मतलब कि अब आपको किसकी जरूरत होती है, सेविंग पूंजी भी बोल, आपका पूंजी हो गया या इन्वेस्टमेंट। अब आपको पैसे की जरूरत हुई, चलो आपने सोच लिया आप मेहनत करेंगे। ठीक है, मेहनत के लिए सोच लिया, उसके बाद आपको जमीन भी मिल गई। अब जमीन पे क्या करेंगे, जमीन पे कुछ किया, बैठ किया, हवन तो करेंगे नहीं, उस पर कुछ करने के लिए क्या करना है, आपको एक पूंजी की जरूरत होगी। कोई भी चीज़, जैसे आप एक मकान बनाएंगे या कुछ भी करें, आप अगर खेती भी करेंगे तब भी आपको पूंजी की जरूरत होगी। तो ये आपका हो जाएगा पूंजी। और चौथा जो होता है उद्यमशीलता। ठीक है, ठीक है, ये होता है आपका,
ठीक है, ये होता है आपका जोखिम। ठीक है, कि आप इतना सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, तो ये आपकी उद्यमशीलता होती है कि इतना आपने सोचा, सोचना भी इसके लिए जरूरी होता है। तो ये आपके 4 फैक्टर हो गए किसी उत्पादन या किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, ये मेजर फैक्टर होते हैं। अगर इसमें से एक भी नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते बिना चारों के। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे टाइप, मतलब कितने प्रकार जो आपके उत्पादन होता है उसमें हम अर्थव्यवस्था के फैक्टर पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम उत्पादन में जो रहेगा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, जिसे हम प्राथमिक ठीक है, सेकेंडरी, और ये हो जाएगा आपका टर्सरी यानी तृतीयक, और एक आप फोर्थ भी आप एक फैक्टर आया है चतुर्थक। ठीक है, तो प्राइमरी चीजें क्या, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जो एकदम जमीन से जुड़ा होता है, यानी जो प्रकृति से जुड़ा होगा, जो डायरेक्ट हमें जमीन से मिलेगा, उसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, और आपकी सेकेंडरी में कौन कौन सी आएंगी, और टर्सरी में कौन कौन सी आएंगी, और ये आपका ये चतुर्थक में आपकी कौन कौन सी आएंगी। तो इन सब पे हम डिस्कस करेंगे, इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं, और क्वेश्चन यही से मिलेगा। एक आपको एक्टिविटी दे दी जाएगी, जैसे दे दिया गया कृषि या फार्मिंग कौन से सेक्टर में आता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि ये अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, आपको दे दिया खनन, तो खनन क्या होगा, प्राइमरी में आएगा, पर उत्खनन क्या होगा, सेकेंडरी में आएगा। अब ये चीजों को समझना होगा कि खनन क्या होता है, किसी चीज को जमीन से निकालना, पर उत्खनन मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाना। जैसे कि कोयला हमने खनन किया खान से, तो वो आपका प्राइमरी में आ गया, लेकिन उस कोयले को उठाकर अगर हम दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका उत्खनन। तो इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है, और वर्ड जो शब्द है उनको समझना है। उसके साथ साथ आप तो जानते होंगे जो आपका टर्सरी होगा, यानी जो तृतीयक क्षेत्र होता है, उसमें सेवा होती है, जैसे बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया आपका, और आपका जैसे आप डॉक्टरी ले लीजिए या एजुकेशन हो ले लीजिए, या मैं क्या कर रही हूँ, आपको सेवा दे रही हूँ, ये हो गया। बट ये जो नया सेक्टर एक ऐड हुआ है, पहले 3 ही सेक्टर हुआ करते थे, लेकिन ये जो नया सेक्टर ऐड हुआ है इसको बोलते हैं संचार। ठीक है, यानी कि जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी, संचार मतलब कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं या मैं कैमरे से पढ़ा रही हूँ, तो ये आपका चतुर्थक में आता है। ठीक है, क्योंकि ये आप संचार में आ गए हैं। मैंने तो यहाँ पढ़ा दिया, या मैं डायरेक्ट किसी स्कूल में पढ़ा रही होती तो मैं आप और हम सामने होते, तो वो आपका तृतीयक में आता है। लेकिन अब आप क्या संचार के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो ये आपका किस में आ जाएगा, चतुर्थक में आ जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, आगे चलते हैं। कल मैं इनमें बताऊंगी आपको पूरा सेक्टर कि किस में, कौन से सेक्टर में कौन सी गतिविधि आती है, और इसे एकदम नोट डाउन करना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा। आपको एक क्रिया दे दी जाएगी या एक एक्टिविटी दे दी जाएगी। अब जैसे संचार ही दे दिया गया और बात पूछा जाएगा कि ये कौन से सेक्टर में आएगा, तो अगर आपको नहीं हो पता होगा तो आप बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो मेरा एक सजेशन है आप लोगों के, चीज़ों को रटिए मत, क्योंकि जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे नहीं, कभी आप उसे याद ही नहीं रख सकते। ठीक है, दिमाग थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है, दिमाग कैसे बढ़ता है, बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता है, एक बार आप ठोकर खाइए, दिमाग अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, वहाँ भी आपका ऑक्सीजन दिमाग में पहुँच जाएगी ना, जहाँ कभी नहीं पहुँची थी। तो ठीक है, जय हिंद कैडेट्स, फिर हम मिलेंगे अगले, यानी कल ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी आगे हम कंटिन्यू करेंगे।